वर्णिका का तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे लगता है कि तुम्हें साहित्य की समझ है। कविता का जन्म कैसे होता है? कविता का जन्म दुख से होता है, कविता का जन्म मेलंकोली से होता है। विश्व का पहला कवि आदि कवि वाल्मीकि बहुत स्टोन हार्टेड था, लेकिन जब उन्होंने क्रॉन्च पक्षी के जोड़े को, नर और मादा को प्रेम करते देखा, लव मेकिंग करते देखा, और एक शिकारी आया और शिकारी ने उसमें से नर को मार दिया और मादा बच गई, मादा नर के वियोग में रोने लगी, तो वाल्मीकि का हृदय मेल्ट हो गया और वाल्मीकि ने पहला श्लोक लिखा। और वो श्लोक के बाद वाल्मीकि इतने बड़े कवि बने, उन्हें आदि कवि वाल्मीकि कहा गया। और बाद में उन्होंने रामायण लिखी संस्कृत में। अंग्रेजी के विद्यार्थी जानते हैं कि पी.बी. शैले कहता है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉड, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। जब हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं तो सबसे अच्छा लिखते हैं। रचना का जन्म उदासी से होता है, रचना का जन्म व्यवस्था की तानाशाही से होता है, रचना का जन्म विद्रूपताओं से होता है। इसलिए अज्ञेय अपने उपन्यास शेखर एक जीवनी में कहते हैं कि घोर यातना व्यक्ति को जीवन दृष्टा बना देती हैं। यस सर। सर बहुत ही सुंदर जवाब, और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, अब तक के सारे क्वेश्चंस इतने बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही उम्दा तरीके से आपने आंसर किए हैं, और इसका भी इतने अच्छे से आपने जवाब किया कि हमारी सारी जो शंकाएं थी वो सारी दूर हो गई। सर जैसे कि अभी आपने आंसर्स में भी बताया कि आपने कंपैरेटिव स्टडीज़ बहुत कराई हैं, और देखा गया है कि 28 स्टूडेंट्स, जहाँ तक कि मैंने शोध किया कि 28 स्टूडेंट्स आपके अंडर पीएचडी कर चुके हैं और 8 चल रही हैं। तो सर जिसमें सबसे ज़्यादा आपने कंपैरेटिव स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आप कराना भी पसंद करते हैं, और अभी आपके आंसर्स में भी हमने सुना कि आप दोनों लिटरेचर के दोनों पार्ट को, हिंदी लिटरेचर हो चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, तो दोनों के ही राइटर्स को आप साथ में जोड़कर बहुत ही एक अच्छा तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो देखा गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी फिक्शन कहलाए गए हैं, और चार्ल्स डिकेंस ने इंग्लिश रियलिज्म को शेप किया है। तो सर आप इन दोनों में समानता कैसे देखते हैं? वर्णिका, आपने बड़ी खूबसूरती से एक साथ 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। पहला प्रश्न तो ये था कि हिंदी अंग्रेजी, आज का ज़माना मल्टी डिसिप्लिनरी का ज़माना है, और देखिए आप सिर्फ एक लिटरेचर पढ़ के ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। उदाहरण के लिए अगर फिजिक्स का आदमी केमिस्ट्री नहीं जानेगा, मैथमेटिक्स नहीं जानेगा, तो कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा। बॉटनी का आदमी जूलॉजी नहीं जानेगा, वो आपस में मिले जुले हैं। इन द सेम वे अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी को 1-2 साहित्य और होने चाहिए ताकि वो कंपैरेटिव स्टडी कर सके, वो जान सके कि वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट में बैठकर प्रकृति का वर्णन कैसे कर रहे थे, और इंडिया में कौसानी अल्मोड़ा के पास सुमित्रानंदन पंत प्रकृति का वर्णन कैसे कर रहे थे, और दोनों में क्या अंतर है। गुलजार कैसी प्रेम कविताएं लिख रहे थे, और जॉन डन मेटाफिजिकल एज में कैसी कविताएं लिख रहा था। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कंपैरेटिव स्टडी। दूसरा प्रश्न प्रेमचंद और चार्ल्स डिकेंस का। प्रेमचंद हिंदी कथा सम्राट कहलाते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में बोला फादर ऑफ इंडियन फिक्शन, हिंदी वाले बोलते हैं कथा सम्राट हिंदी का। निश्चित रूप से प्रेमचंद हिंदी वालों के लिए आदर्श हैं। मैं एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई अचानक बात करते करते। मैं बहुत ज़्यादा नोवेल में समय लगाता हूँ, पूरा रात जगता हूँ। तो मेरे फादर ने मुझसे एक दिन कहा, तू इतनी मेहनत करते हो नोवेल लिखने में, तुम प्रेमचंद तो बन नहीं जाओगे। प्रेमचंद बनना एक बड़ी बात है। शेक्सपियर बनना अंग्रेजी वालों के लिए एक वो है टच स्टोन, एक आदर्श है, आप नहीं बन सकते, बहुत मुश्किल काम है। देखिए प्रेमचंद एक स्कूल टीचर थे, बुलक कार्ट से स्कूल जाते थे, हर आदमी से बात करते थे, विधवाओं से बात करते थे, लैंडलॉर्ड से करते थे, गरीब से करते थे, किसान से करते थे, और वो जानना चाहते थे कि इनकी समस्याएं क्या हैं। तभी प्रेमचंद गोदान लिख पाए, तभी वो होरी पैदा कर पाए, पात्र धनिया कर पाए, गोबर कर पाए, ये शहरी समाज से मिले, और प्रोफेसर मेहता भी कर पाए। और प्रोफेसर मेहता की वो प्रेमिका जो उनसे बिना शादी के भी उनके साथ रहने तैयार थी, उसी घर में वो पैदा कर पाए। इसका मतलब वो दिखा रहे थे उस जमाने के अभिजात्य वर्ग में भी विवाह नामक संस्था को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। और चार्ल्स डिकेंस ने गरीबी देखी, चार्ल्स डिकेंस ने बच्चे देखे काम करते हुए, तभी वो डेविड कॉपरफील्ड लिख पाए, तभी वो ओलिवर ट्विस्ट लिख पाए। और चार्ल्स डिकेंस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, तभी हार्ड टाइम्स लिख पाए। राइट। तो निश्चित रूप से जब लेखक अपने साहित्यकार अपने आँख कान खुले रखेंगे, समाज की हर चीज़ को जानेंगे, तो अच्छे लेखक बन पाएंगे। इसलिए अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य और अन्य साहित्य पढ़ते रहना चाहिए, और हिंदी वालों को भी अंग्रेजी साहित्य पढ़ते रहना चाहिए। जब तक वो कंपैरेटिव नहीं पढ़ेंगे तो लिटरेचर का जो स्पेक्ट्रम है, जो थॉट प्रोसेस है, वो लंबा नहीं होगा। अगर आप कालिदास को पढ़ेंगे तो जॉन कीट्स समझ पाएंगे, और आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत को समझ पाएंगे।
सारे विश्व में, गुलजार का मैंने आपको डन का एग्जाम्पल दिया। अगर आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ना है तो एडवर्ड फिट्जराल्ड की रुबाइयाँ पढ़नी पड़ेंगी, उमर खयाम की रुबाइयाँ जो एडवर्ड फिट्जराल्ड ने एलिजाबेथन एज में ट्रांसलेट की, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। मैं इस विश्वविद्यालय में बैठा हूँ, मैं याद करता हूँ अपने गुरुओं को, जब वो ब्राउनिंग पढ़ाते थे तो पहले एडवर्ड फिट्जराल्ड किया अनुवाद पढ़ाते थे उमर खयाम का, और हम 15 बच्चे बहुत मन से पढ़ते थे कंपैरेटिव स्टडी। लेकिन दुर्भाग्य है आज के विद्यार्थी टेक्स्ट तो पढ़ते नहीं हैं, कंपैरेटिव तो क्या पढ़ेंगे। Yes, sir. So I'm so thrilled to listen after listening you, and I'm wondering, I was literally wondering while listening to you that एक तो आपकी इतनी मल्टी स्किल्स हैं, हिंदी लैंग्वेज भी है, साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी और साथ साथ संस्कृत भी। तो सर इसका राज मैं सोच ही रही थी कि क्या राज हो सकता है, और आपने आंसर्स में इतना बता दिया कि हिंदी भी बहुत पढ़ना ज़रूरी है और कैसे आपने मैनेज किया। तो सर इसका कुछ आप भी बताना चाहेंगे, इसका क्या राज है, सब कुछ इतना जो मैनेज कर लेते हैं। प्लस मैंने सुना है कि देखा भी गया है कि आपको एज अ की नोट स्पीकर भी कई यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है, प्लस आपको यूनिवर्सिटी भी संभालनी होती है। तो सर हाउ डू यू मैनेज? देखिए, मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में कहा है कि मेरा जन्म, बोलता रहा हूँ, हिंदी परिवार में हुआ, और मैं 12th तक हिंदी साहित्य पढ़कर बड़ा हुआ। मैंने हिंदी अच्छा खासा पढ़ा गर्मियों की छुट्टियों में। उस समय टीवी थी नहीं, उस समय मोबाइल नहीं थे, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का समय था, जिसे हम लोग किशोर अवस्था में थे। जब मैं बीए प्रथम वर्ष में पहली बार एसएसवी कॉलेज हापुड़ में छात्र बना, मेरे पास अंग्रेजी साहित्य का विषय आया। मैं डिबेटर रहा, हिंदी डिबेट बोलता था 12th तक, लेकिन बीए फर्स्ट ईयर में पहली बार मैंने इंग्लिश डिबेट बोली। तो जब मुझे प्राइज़ मिला बड़ा अच्छा था। मुझे काफ्का और कामू की किताब मिली, कामू का प्लेग और काफ्का का मेटामॉर्फोसिस मुझे पढ़ने मिला गिफ्ट में, सॉरी प्राइज़ में। उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा, वैसे वो इंग्लिश में था और वो फ्रेंच राइटर हैं, लेकिन मुझे लगा कि अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैं रोमांटिक पोएट्स के संपर्क में आया, पढ़ा मैंने उनको, कीट्स पढ़ा, शैले पढ़ा, बैरन पढ़ा। तो मेरी साहित्यिक संवेदनाएं हिंदी से हटकर अंग्रेजी की तरफ गईं। हिंदी का ज्ञान होने की वजह से तो मेरे तुलनात्मक अध्ययन करने लगा। मैं सोचने लगा कि अगर जॉन कीट्स ब्यूटी का वर्णन कर रहा है तो कालिदास कैसे वर्णन करता है। तो वहाँ से आया, पारिवारिक संस्कार थे, और हिंदी डिबेटर होने के नाते और हिंदी के प्रोफेसर का बेटा होने के नाते और हिंदी साहित्य पढ़ने के नाते हिंदी अच्छी होती चली गई। और अंग्रेजी क्योंकि पढ़ी, बीए किया, एमए किया, फिर एमफिल किया, पीएचडी की, डीलिट की, और 30 वर्ष से लगातार अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी भी अच्छी हो गई, ठीक ठाक हो गई। तो वहीं सब कुछ आया। और मैं बच्चों से भी कहता हूँ, विद्यार्थियों से भी कहता हूँ कि हिंदी से परहेज ना करें, हिंदी साहित्य भी पढ़ें। जी बिल्कुल सर, जैसे कि साहित्य की बात चल ही रही है, तो सर आफ्टर 12th, इवन आफ्टर 10th ओनली, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अपना करियर फील्ड चुनने के लिए, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स। आफ्टर 10th ही पीसीएम में चले जाते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में विभाजित हो जाते हैं जो फील्ड्स। आफ्टर दैट, आफ्टर 12th उनको बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली मास्टर्स में जब एक ही सब्जेक्ट चुनना होता है, तो कई लोग सिर्फ आर्ट्स फील्ड इसलिए चुनते हैं जस्ट बिकॉज स्कोरिंग है। तो सर आपकी क्या राय है इसमें कि बच्चे को क्या सोच के, क्या माइंडसेट रख के उनका फील्ड चुनना चाहिए? जस्ट बिकॉज की स्कोरिंग है इसलिए चुन लिया जाए, या इसलिए भी कि सच में हमारी लिटरेरी सेंसिबिलिटी उसमें है? पहली बात तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि लिटरेचर स्कोरिंग है। वो तो आजकल एक फैशन हो गया है, 80% नंबर, इंग्लिश में 90% नंबर, ऐसे नंबर नहीं आने चाहिए। नंबर हाँ लगता है, आ जाते हैं वो नंबर, कुछ कोई कीमत तो उनकी है नहीं। उदाहरण के लिए, विषय से अलग बात बोल रहा हूँ, जब मैं इसी विश्वविद्यालय में एमए अंग्रेजी का विद्यार्थी था तो मेरे एमए में नंबर थे 59.3। मैं 8 नंबर से फर्स्ट मेरी नहीं आई थी। लेकिन आपको जानकर बढ़ने का आश्चर्य होगा कि मैं एमफिल करने के बाद पहला इंटरव्यू देने गया तो मुझे नियुक्ति मिल गई लेक्चरर की कॉलेज में, और मुझको पूरे जीवन में 13 जगह नियुक्ति मिली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, यूपी कमीशन, यूनिवर्सिटी और कितने कॉलेज में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 59.3% का विद्यार्थी भी उस ज़माने में होशियार माना जाता था। लेकिन आज 70%, 80% नंबर लाने के बाद भी बच्चों के पास लैंग्वेज छोड़ो लिटरेरी सेंसिबिलिटी नहीं है। अंग्रेजी के विद्यार्थियों में और हिंदी के विद्यार्थियों में 90% केसेस में लिटरेरी सेंसिबिलिटी, लिटरेरी एप्टीट्यूड नहीं है। वो एक अलग ही चीज़ है। जब आपको कविता में मजा आए, आपको उपन्यास में मजा आए, आपको कहानी पढ़ने में मजा आए, आपको चाहे वो किसी भाषा के हों, आप चाहे हिंदी के उपन्यास पढ़ें चाहे अंग्रेजी के पढ़ें, उससे मतलब नहीं है। लैंग्वेज तो एक मीडियम है ओनली। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा पुराना एक हर जगह बोलता हूँ कि आइडिया कम्स फर्स्ट। प्लाटो कहता है आइडिया इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए क्या है कि वो जाते ज़रूर हैं, जब तक उनमें लिटरेरी सेंसिबिलिटी नहीं है, लिटरेरी एप्टीट्यूड नहीं है, उन्हें इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर लेने ही नहीं चाहिए। साहित्य का संबंध एप्टीट्यूड से, सेंसिबिलिटी से है। आप डैफोडिल्स जब तक नहीं पढ़ा सकते जब तक आप खुद डैफोडिल्स को एंजॉय ना करें।
सर। पहले प्रोफेसर को, टीचर को डैफोडिल्स खुद एंजॉय करनी पड़ेगी, तब वो पढ़ा पाएगा। आई wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 sighty glance, tossing their hats in sprightly dance. The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay, such is a company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. और लास्ट टाइम वर्षवत कहता है, for oft when on my couch I lie, in vacant and pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. टीचर को पढ़ाते समय उस कविता को खुद एंजॉय करना पड़ेगा, तभी वो पाठक को एंजॉय करा पाएगा। इसलिए हॉरेस कहता है कि लेखक को पहले खुद रोना पड़ेगा, तब पाठक को रुला पाएगा। लेखक को खुद हंसना पड़ेगा, तब पाठक हंसेगा। जब लेखक खुद नहीं रोएगा, खुद नहीं हंसेगा, तो पाठक क्यों रोएगा, पाठक क्यों हंसेगा? जी सर, सो इवन योर नरेशन इज मेस्मराइजिंग लाइक योर थॉट्स। एंड काफ़ी पेरेंट्स होते हैं खासकर, और स्टूडेंट्स भी होते हैं जो साइंस को और आर्ट्स को, मतलब जब भी बच्चा ऑप्ट करने जाता है तो उसमें एक विभाजन क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा मार्जिनलाइजेशन क्रिएट कर देते हैं कि नहीं, इफ़ यू आर ऑप्टिंग साइंस देन यू आर गुड, एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग आर्ट्स देन यू आर वीक। तो इसका आंसर हमें बहुत ही उम्दा तरीके से प्रोफेसर विकास शर्मा से मिल ही गया है कि जब तक आप खुद को नहीं जानते, जब तक आप वो सेंसिबिलिटी क्रिएट नहीं करें, तब तक आप वो फील्ड ना चुनें। और लिटरेचर हो या कोई भी आर्ट सब्जेक्ट हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये सोच के आप ऑप्ट ना करें कोई भी सब्जेक्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं सर का पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा रुचि है, और सर बहुत ही बेबाकी से लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। तो सर इसमें हम जानना चाहेंगे कि इंडियन अमेरिकन रिलेशंस में आपकी क्या राय है? देखिए, अमेरिका से हमारे संबंध बहुत पहले भी कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। आप याद करिए, जॉर्ज बुश का पहला भाषण जब राष्ट्रपति बने थे वो भारत विरोधी था, लेकिन धीरे धीरे भाजपा सरकार के आने के बाद संबंध सुधरने शुरू हुए। जी बाइडेन से हमारे संबंध ठीक हो गए थे, लेकिन अमेरिका में एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गया है जिसको समझ ही नहीं लगता। मुझे लगता ही नहीं राष्ट्रपति बनने लायक है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका का वो ज़माना चला गया कि हमें डरा कर राज कर लेगा, हम डोमिनेट कर लेगा। अब हमारे पास नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री है, अब आसान नहीं है। और समझ में अमेरिका के आ गया है कि टैरिफ लगाने के बाद क्या स्थिति है। अब वो भारत से मिलने की कोशिश कर रहा है। एक जर्मन पत्रिका ने लिखा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। इससे लगता है पता कि अब वो टाइम चला गया, दादागिरी चलाने का अमेरिका का चला गया। जी सर। संबंध उन्हें हमसे बनाने पड़ेंगे। हमारे पास अच्छा मार्केट है, हमसे ज़्यादा बड़ा मार्केट किसी के पास नहीं है पूरे विश्व में। चाइना को हमारी ज़रूरत है और अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, सबको हमारी ज़रूरत है। हमारे पास 1 करोड़ 100 करोड़ 30 लाख का मार्केट है, तो हमारे संबंध तो सबको बनाने पड़ेंगे। करेक्ट सर। और सर हाल फिलहाल जो वक्फ बोर्ड इतना ट्रेंड में है और इतना प्रचलित में इसके बारे में बातें हो रही हैं मीडिया में, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो वक्फ बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है, उसका डिसीजन आया है कुछ दिन पहले, 2025 का जो अधिनियम है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बातें क्लियर कर दी हैं। उन्होंने कहा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो होगा उसमें 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, और राज्यों के बोर्ड में 2 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। मुद्दा क्या था, ये लोग कहते थे हिंदू ना घुस जाएं उसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। नंबर वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि वक्फ बोर्ड के मामलों में डीएम के अधिकार कम कर दिए हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद वक्फ बोर्ड पर जो एक वो थी समस्याएं थी वो दूर हो जाएंगी, होनी चाहिए। जी सर। और सर यूपी में योगी जी की गवर्नमेंट पिछले कई वर्षों से है, सरकार की कार्यशैली पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जैसे कि हम देख सकते हैं 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने को हैं और अभी सिर्फ 1.5 साल बचा है, तो सर आपको क्या लगता है बीजेपी तीसरी बार फिर लौट पाएगी? देखिए, योगी की सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में हर पार्टी, कोई भी सरकार 100% सही नहीं होती। अगर हम उससे 10 में से नंबर देने का कोशिश करें योगी को, तो हम 7-8 नंबर दे सकते हैं आराम से। कुछ घटनाएं घट रही हैं, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया है, सच बात है, लेकिन योगी जी अपने भ्रष्ट मंत्रियों पर कंट्रोल करने में विफल दिखते हैं। आवश्यकता इस बात की है योगी जी इस पर ध्यान रखें कि उनके भ्रष्ट मंत्रियों की वजह से, कतिपय भ्रष्ट मंत्रियों की वजह से उनकी सरकार की इमेज खराब हो रही है। 27 बहुत दूर है, राजनीति में एक ही रात में समीकरण बदल जाते हैं, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन राह उतनी आसान भी नहीं है जितनी आसान राह 2022 में थी।
जी सर। और सर अभी कुछ दिन पहले ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से त्यागपत्र दिया था और नेशनल मीडिया में चर्चा का विषय यह रहा बहुत ज़्यादा कि जो रेजिग्नेशन का रीज़न है वो हेल्थ इश्यूज़ नहीं बल्कि कुछ और है। तो साहित्यकार और एक जागरूक साहित्यकार के रूप में आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे बहुत सिंपल भाषा में कहूँ, जो आदमी आपको आगे बढ़ाए, आपका मेंटोर हो, आपको सब कुछ दिलाए, आप उसी से विश्वासघात करें तो जगदीप धनखड़ को बनना ही पड़ेगा। मोदी जी ने ही उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया, मोदी ने राज्यपाल बनाया, लेकिन वो मोदी जी के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे थे चंद्रबाबू नायडू के लड़के साथ मिलकर, और विपक्ष के वो नेता जिनसे नायडू पसंद नहीं करते, जिन्हें मोदी पसंद नहीं करते, उनसे मिल रहे था। तो राजनीति है तो जब आप अपने ही गॉडफादर के खिलाफ बिट्रेयल करेंगे तो गॉडफादर गिराना भी जानता है, और अच्छा गुरु सारे गुर जानता है, सारे गुरु अपने शिष्य को बता देता है, एक दो गुरु छिपा कर रखता है ताकि शिष्य का इलाज भी किया जा सके। तो मोदी जी ने धनखड़ साहब का जो इलाज किया है वो इसलिए किया है कि वो उनके खिलाफ विद्रोह पैदा कर रहे थे, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी जानते हैं, कोई छिपा हुआ विषय नहीं है। जी सर। अच्छा सर, एक बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग सा और काफ़ी चर्चित विषय है नेपाल में जो जेनजी का विद्रोह है, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, जब भी आप युवा पीढ़ी को इग्नोर करेंगे तो युवा पीढ़ी विद्रोह करेगी। नेपाल में क्या हुआ कि वहाँ के राजनेता भोग विलासता में इतने डूब गए और उनके बेटे बेटियाँ फेसबुक पर, इन सब पर, सोशल मीडिया पर अपने वैभव का, आर्थिक संपदा का प्रदर्शन करने लगे। जैन जी को लगा हमारे पैसे पर, हमारे टैक्स पर ये नेता ऐश कर रहे हैं और इन्होंने इतना पैसा भ्रष्टाचार कर लिया है। सड़क पर आ गए। फ्रांस की राज्य क्रांति में मैरी अंटोनायट और लुई सिक्सटीन के खिलाफ सड़क पे आ गए थे। आपको याद है, लोगों ने कहा था वी वांट ब्रेड, और रानी भान निकल कर आई थी, उसने कहा था वाई डू दे वांट ब्रेड, वाई डू दे नॉट ईट केक, ये केक क्यों नहीं खा लेते। तो जब भी आप राजनेता भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर देंगे तो वो समय दूर नहीं है जब जैन जी के लोग सड़क पर आएंगे, विद्रोह करेंगे। वो युवा शक्ति है, उसकी बात को समझना होगा। ये सब नेपाल में हुआ है, और नेपाल के लोग इसलिए दुखी हैं कि भारत और चाइना बहुत आगे बढ़ गए प्रगति में, और वहीं के वहीं पड़े हुए हैं अभी तक। ये भी कारण है। जी सर। ओके, ऑल राइट, एंड सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। तो सर, हमारे साहित्य के बच्चों को, लिटरेरी स्टूडेंट्स को आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे? साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी, चाहे वो हिंदी को, चाहे अंग्रेजी, किसी साहित्य के हों, उनको सलाह है कि वो पहले तो भाषा के बैरियर से ऊपर उठें, साहित्य जो भी हो वो पढ़ें और साहित्यिक संवेदनाएं विकसित करें, कविता के प्रति, उपन्यास के प्रति और कहानी के प्रति, राइट। तभी वो साहित्य समझ पाएंगे। अच्छा साहित्य पढ़ें, हिंदी का साहित्य पढ़ें, अच्छा साहित्य, अंग्रेजी का भी पढ़ें, फ्रेंच भी पढ़ें, कामो भी पढ़ें, काफ्का भी पढ़ें, शेक्सपियर भी पढ़ें, टी.एस. एलियट को भी पढ़ें, ऐसे समझे, चार्ल्स डिकेंस को भी पढ़ें, लॉरेंस को भी पढ़ें, रोमांटिक पोइट्स को भी पढ़ें। उससे उनकी साहित्यिक संवेदना विकसित होगी। और हिंदी कवि भी पढ़ें। साहित्य संवेदनाओं का विषय है, साहित्य एप्टीट्यूड का विषय है, साहित्य मैथमेटिक्स नहीं है। साहित्य का विद्यार्थी, साहित्य का प्रोफेसर अगर उसका मूड खराब है तो आदमी कविता नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैथमेटिक्स का आदमी, केमिस्ट्री का आदमी, फिजिक्स का आदमी, मूड भी खराब है तभी पढ़ा लेगा। Yes, sir. Thank you so much, sir. You're truly inspiring, and we will be back again. Thank you.